फेमस राइटर सीमा सिंह। सीमा सिंह जी, बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सीमा सिंह जी, आप जी नावल लिखती हैं, जी आप गज़ल लिखती हैं, जी कविताएं लिखती जी हैं। जब आपने बॉलीवुड अभिनय की क्लासेस अटेंड की थी, जी उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा? सर ने जब नव कुमार सर ने जब बॉलीवुड का पहला सेशन शुरू किया था, मैं लकी हूँ कि मैंने वो पहला सेशन ज्वाइन किया था। और उसके बाद जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद मुझ में अब मेरा ख़्याल 2 सालें हो गई हैं, बहुत चेंजेज आया। मैं खुद अपने आप में देखती हूँ कि मंच पे जाती हूँ, लोगों के साथ शेयर करती हूँ, गोष्ठियों में जाती हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, बल्कि राइटिंग में भी मुझ में बहुत ज़्यादा सुधार आया। अब मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ। उस समय कहानियों का एक स्टेप होता है, किस तरह कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कहाँ पे ले जानी चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया नव सर का, तो तब मुझे पता लगा कि हाँ, और बहुत कम टाइम में वो काम मैं कर सकती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, शुरू किया और फिर उसको ये पता ही नहीं होता था मुझे एंड क्या करना। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि एंड क्या होता है, बल्कि एंड पहले भी होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ टर्न देना है। उसके बाद स्टोरी बहुत जल्दी आप लिख सकते हो। ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरी बात कि पता नहीं क्या, किस लक कहिए या कोई चीज़ कहते हैं, मैं वाइब्रेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, विचारों की। तो क्योंकि मैं कविताएं करती थी, कहानियाँ करती थी और बहुत सी चीज़ें, लेकिन आज की डेट में मैं गज़ल पे काम कर रही हूँ। गज़ल आप ये देखिए, मैं पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, बिछाती हूँ। गज़ल मेरा पूरा तसव्वुर है, मेरी पहचान, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी मैं गज़ल ही कहूँगी। बहुत बार होता है कि इंसान ये होता है कि किसी भी कला क्षेत्र में कि मैं ये बनूंगा, जैसे अभिनय में है कि मैं एक्टिंग, इंसान ये सोचता है कि मैं कोई हास्य कलाकार बनूंगा या कोई हीरो बनूंगा। नहीं, एक आप किसी एक ख़ास करैक्टर के लिए पैदा होते। उसी तरह राइटिंग में भी किसी एक, जब आपको ये पता चल जाता है कि आप उस करैक्टर के लिए पैदा, तो आप जब उसमें जाते हो तो एक जो चीज़ बहुत खूबसूरत पैदा होनी चाहिए, जो आपके अंदर है, वो चीज़ निकल के आती है। मैं गज़ल की जब बात करती हूँ, तो जब मेरे पास गज़ल आती है कहने के लिए कहने के लिए, मैंने कहा, लिखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि गज़ल कही जाती है, अंदर से आती है, तो उसको हम लोग तसव्वुर देते हैं अपने ख़याल को, जो गज़ल का ख़याल होता है। तो वहाँ बात कहती हूँ। और चंद आपको अशार सुनाती, बहुत खूबसूरत अशार हैं, लोग पसंद करते हैं। ज़िंदगी के मसले हैं, बहुत बार मैं ज़िंदगी के मसले ही उठाती हूँ। हालांकि गज़ल एक खूबसूरत पहचान उसकी है, मोहब्बत, इश्क, गज़ल की पहन। लेकिन धीरे धीरे गज़ल का पैमाइश बदल रही है। तो वहाँ मैं ये कहती हूँ कि बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। तहत में है, बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं, कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं, कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। अगर अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो यूँ, अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो यूँ, अदब की बात उनको हम सिखाना भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। और यही एक ज़िंदगी के मसले से उठाती हूँ। तो कहती हैं, धरोहर ज़िंदगी की जो बड़ी अनमोल, बच्चे क्यों, धरोहर ज़िंदगी की जो बड़ी अनमोल, बच्चे क्यों उन्हीं नायाब चीज़ों को बचाना भूल जाते हैं। ये बहुत ज़िंदगी के से जुड़ी एक शेर है। और मैं एक कुछ और शेर देती, क्योंकि गज़ल एक मुकम्मल गज़ल होती है, 5 शेर उसमें होते हैं, कम से कम 5 शेर होते हैं। तो उसके बाद मैं ये कहती हूँ, एक दूसरा दृश्य है। तो कहती हूँ कि मोहब्बत में फ़ना हो के लिए जो नाम गालिब का, मोहब्बत में फ़ना हो के लिए जो नाम गालिब का, कहीं भी दिल लगाना आना जाना भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। अब क्योंकि गज़ल का ये आखिरी शेर है, तो मेरा तो कहती हूँ, निगाहों से निगाहें
गर उलझ जाएं तो यूँ समझो, निगाहों से निगाहें गर उलझ जाएं तो यूँ समझो, कहेगा क्या उन्हें फिर वो ज़माना। भूल जाते हैं बहुत से लोग अपना घर ठिकाना, भूल जाते हैं कमा के चंद सिक्के, मुस्कुराना भूल जाते हैं, बल्कि कमा के चंद शोहरत मुस्कुराना भूल जाते हैं। ये कला जगत की दुनिया है और इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें, बदलाव बहुत आते हैं इंसान में, लेकिन अगर बदलाव ना आए तो आगे इंसान बढ़ नहीं सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत बॉलीवुड अभिनय का, नवशर का। और मैं तहे दिल से कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, बहुत कुछ इस बॉलीवुड अभिनय की देन हूँ। कहते हैं ना, बीज तो आपके अंदर होता है, लेकिन उस बीज को अगर खाद, पानी, हवा और अच्छा माली मिल जाए तो शायद वो एक बहुत खूबसूरत पौधा हो सकता है, उस पर खूबसूरत फूल आ सकते हैं। और मुझे लगता है गज़ल की दुनिया में मेरे अंदर फूल खिल रहे हैं और खुशबू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी, एक सवाल। जी, आपका नेक्स्ट नॉवेल कौन सा है? जी मैं कहते हैं टाइम होता और राइटर कहीं न कहीं उसका असर होता ही है। तो क्योंकि इस समय कोरोना का है तो मेरा वो सब्जेक्ट है और मुझे लगता है शायद वो पूरा होगा। कोशिश कर रही हूँ, बीच में मेरी काफ़ी अच्छी रफ्तार थी, लेकिन होता है कभी कभी चीज़ें बीच में कुछ न कुछ आ जाती हैं, क्योंकि हम इसी दुनिया के हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे जल्दी ही लेके आपके सामने आऊँ और बॉलीवुड अभिनय में उसकी ओपनिंग कराऊँ। शुक्रिया। अच्छा, एक बात हमारे नए राइटर्स के लिए, नए ये जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं इनके लिए, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स के लिए, ये जो आपकी पुस्तक, दिल्ली का जो पुस्तक मेला होता है, शायद नाम पुस्तक मेला जी है, जी, विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला। जी जी जी। हाँ, एक बार हम लोग वहाँ मिले भी, जी 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 जी। क्योंकि मैं हर साल वहाँ पर जी जाता हूँ। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है, ये एस्पायरिंग क्रिएटिव लोगों को साल में जब वो मेला लगता है, जनवरी में लगता है वो मेला? जी जी, इस साल नहीं लगा। हाँ, इस साल चलो कोरोना की वजह से जी नहीं जी लगा, जी। पर क्या हमारे ये नए जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको वहाँ जाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल जाना चाहिए। क्या है कि बेस्ट चीज़ तो आपकी राइटिंग ही है। कहीं भी जाएंगे, एक्टर हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, बेस्ट चीज़ तो आपकी किताब ही है ना। वहीं से तो चीज़ निकाल के लाएंगे। विचार हमारा कहाँ से आता? केवल विचार आता है, विचार के बाद अपने आप को हम ढूंढते हैं तो हमें किताबों में करैक्टर मिलते हैं। तो वहाँ इतनी हर तरह की मिलेगी कि बुक्स आपको हर तरह की मिलेंगी और आप वहाँ से चीज़ें मेरा ख्याल जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। बुक फेयर साल में एक बार लगता है और वो हर सब्जेक्ट में आपको गाइड करता है। क्या फ़र्क होता है जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या जब आप पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हैं? तो वो फीलिंग को कैसे बयां करेंगी जब एक पुस्तक आपके हाथ में आती है? जैसे आपने मुझे स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक दी थी, तो जी जब वो मैंने स्पर्श की थी तो मुझे ये फील हुआ था कि यस, जैसे कि खुद स्वामी जी मेरे पास आ गए। जी। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि लोगों को कभी कभी पुस्तक खरीद के या लेकर हाथ में रखकर उसको फिजिकली पन्ने पलट कर उसका फील लेकर उन पन्नों की वाइब्रेशंस को लेकर पढ़ना चाहिए? जी जी, मैं ख़ास तौर से किसी भी राइटिंग में, कला जगत में कोई भी चीज़ हो, और ख़ास तौर से ये मेरे जो जितने पुराने राइटर हुए, लेखक हुए, जैसे हमारे हरिवंश बच्चन राय साहब हुए या स्वामी विवेकानंद जी हुए, मैं जब इन्हें मैंने पढ़ा, मुझे शौक़ है। ये समझिए कि मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा रूबरू मैं उनसे बात कर रही हूँ। और मीन्स मतलब उनकी पूरी मीन्स उनकी आवाज़ भी मैं सुन सकती हूँ कि मैं इस अध्यात्म में थोड़ा सा हूँ, ध्यान में हूँ, योग करती हूँ, तो वाइब्रेशन पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। प्राणायाम जब मैं करती हूँ तो प्राणायाम पे जब वो खैर लंबी बात हो जाएगी, उधर मैं नहीं जाना चाहती। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी भी लेखक को पढ़ते हैं उसमें समय क्या होता है कि क्योंकि मैं आज की डेट में अगर मैं पुराने किसी राइटर को जानना चाहती हूँ
या उनसे तो मुझे कोई ऐसा मिलेगा नहीं आज की डेट में जो मुझे उनके बारे में अच्छे से बता सके, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो इस समय नहीं है। अब मेरे लिए क्या है, मैं उन्हें तलाश करना तो मेरा सबसे बड़ा माध्यम है उनकी किताबें। और किताबों में क्या होता है, जब राइटर अपने समय में कोई चीज़ लिखता है उसमें उसकी वाइब्रेशन होती, विचार होते हैं। जब उसी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हो उसी विचार से, तो बहुत बार मुझे लगता है कि आप उनसे रिलेटेड हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं आप, तो वहाँ से विचार आपके पास आते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ती हैं आके। क्योंकि कोई चीज़ आसानी कहीं भी किसी राइटर को अगर मैं पढ़ना चाहती, देखना चाहती, इसका मतलब मेरे विचार उनसे मैच कर रहे हैं। तो उस समय को उठा के हम लोग नए तरीके से अपनी चीज़ को कह पाते हैं। तो किताब एक बहुत बड़ा स्रोत है आज की डेट में हमें गाइडलाइन करने का, अगर आप थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है गंभीर तौर से। अब जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद पे कुछ काम किया, तो आप ये देखिए कि उनका साहित्य मेरे पास काफ़ी था। किस्मत है मेरी कि मुझे मेरे किसी पूर्वजों से मुझे वो मिला, और मैं पढ़ती थी, बहुत दिनों तक पढ़ती, कई साल तक मैंने पढ़ा। कभी सोचा नहीं था कि मैं स्वामी विवेकानंद पे कुछ कहूँगी या कुछ लिखूँगी। फिर ऐसे ही मुझे एक दिन ख्याल आया कि मुझे कुछ कहीं से भी शुरू करना, मैंने शुरू कर दिया। उस दौरान मुझे 6-7 महीने लगे। तो आप ये देखिए उस समय मुझे ऐसा लगता था स्वामी विवेकानंद जी मेरे पे हावी हो रहे हैं, मेरी नेचर चेंज हो चुका था। दिन रात मुझे वो ही दिखाई देते थे एक दूसरी दुनिया में, कि जहाँ वो कहीं रहते थे उस जगह मैं अपने आप को फील कर। कहने का मतलब कोई भी क्षेत्र हो, जब आप उस क्षेत्र में काम करते, मान लीजिए, हालांकि मैं फ़िल्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि राइटिंग और फिल्म दोनों कहीं न कहीं एक, हर चीज़ अपने आप में एक ही उस पे प्लेटफॉर्म में आती है। तो जब आप किताब लिखते हो तो उसका पूरा तसव्वुर आपको जितने दिनों तक होता पूरा रहता, एक फ्रेम में आपको रहना पड़ता, तब आप कोई चीज़ आप लिख पाते हो, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा ही नॉवेल के साथ होता है, ऐसे ही गज़ल के साथ होता है, और ऐसा ही मुझे लगता है डायरेक्टर के साथ होता, और ऐसा ही शायद मुझे लगता है एक एक्टर के साथ होता। तभी आप पूरी तरह ईमानदारी से किसी के कोई काम कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद जी से जब आपकी भेंट होती थी जी उस पुस्तक के माध्यम से, जी, तो क्या लगता था स्वामी विवेकानंद जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? जी मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था वो मेरे बहुत करीब हैं, मैं उन्हें जी रही हूँ, कहीं न कहीं मैं उन्हें जी रही हूँ। और उस समय मेरे में चेंजेस बहुत आए थे। इवन आप ये देखिए मेरे कलर भी चेंज हो गए थे, मैं कलर भी उसी तरह के, सोच मेरी इस तरह की हो गई थी। और आज भी मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद मुझ में हैं, कहीं न कहीं मेरी जो बात करने का है, मुझे एक कहते हैं ना ईमानदारी मेरे पहले भी थी, और ईमानदारी और सही बात कहने का। इवन मैं साहित्य जगत में जब सफ़र करती हूँ तो मैं शायद मेरी कटुता ही कह सकती हूँ, क्योंकि सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझौता नहीं कर पाती हूँ उस चीज़ के, ईमानदारी के साथ नहीं समझौता कर पाती हूँ। बहुत जगह हैं, मंच हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ, हकीकत यह है कि ये दुनिया बड़ी अजीब सी दुनिया है, और अपने हिसाब से दुनिया है भी और होना भी चाहिए। लेकिन हर इंसान का एक नेचर होता, कभी कभी आपके पास चीज़ें होती हैं लेकिन आप उसमें फ़िट नहीं बैठते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि फ़िट बैठे। मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश, जो आप कर रही हूँ। बहुत कहते हैं ना, खरा सिक्का कभी चलता नहीं है, और खरे सोने के कभी गहने नहीं बनते हैं। तो ठीक है, मैं अपने आप में खुश हूँ, और मुझे चीज़ों से कोई शिकायत नहीं है। और मेरा अच्छा कहने का मतलब ये है कि उसके बावजूद मेरा बैलेंस है, संतुलन है, आई एम हैप्पी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना मौका दिया। अच्छा, बॉलीवुड के लिए और मेरे में जो चेंजेज हैं, मैं फिर दोबारा पुनः आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बॉलीवुड अभिनय का। और बॉलीवुड अभिनय इसी तरह आगे बढ़े, और मैं हमेशा बॉलीवुड के साथ हूँ। शुक्रिया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे।
ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे